Hello everyone, my name is Abhinay Anand and I am welcoming you all to our YouTube channel Basic Concept of Geology। जैसा कि हमने कल एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें कि हमने जैम का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू किया है। तो हमने 2007 से स्टार्ट किया है सॉल्व करना। तो कल हमने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अभी जो है नेक्स्ट हम अगले 5 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि हम पर डे 5 क्वेश्चंस करेंगे और हर क्वेश्चंस को हम काफ़ी डिटेल में करेंगे। उसके ऑप्शंस क्या हैं, हम ऑप्शंस को भी डील करेंगे। तो आइए हम अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा फोल्ड से रिलेटेड है, विच इज फ्रॉम द स्ट्रक्चर जियोलॉजी। तो आइए हम इसको भी उतने ही अच्छे और डिटेल से करते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, ए फोल्ड इन विच द हिंज लाइन प्लंजेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिप ऑफ द एक्सियल प्लेन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि दो चीजें इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में, हिंज लाइन है और एक्सियल प्लेन है। ये दो बेसिक टर्म है। अभी आप में से कितने लोगों को बिल्कुल पता है कि एक्सिस क्या होता है, हिंज लाइन क्या होता है, हिंज प्लेन क्या होता है, लिम्ब क्या होता है, एक्सियल सरफेस क्या होता है। तो ये सारे टर्म है, बेसिक टर्म है। सबसे पहले हम वो जानते हैं क्योंकि वो सबसे बेसिक टर्म है जो कि हमें पता होना चाहिए, और बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज करते हैं। तो आज आइए, आज के बाद कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, हम देखते हैं उसको। तो ये कुछ डायग्राम है, ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखे हैं ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूं। तो अभी सबसे पहले हम पहले वाले पे चलते हैं। अब ये देखो, एक ये फोल्ड है, इस तरह से कर्वेचर है इसका। तो हिंज क्या होता है, एक जोन होता है जो कि मैक्सिमम कर्वेचर को दिखाता है। अब देखो यही डायग्राम दूसरे एंगल से देखेंगे तो मैक्सिमम कर्वेचर क्या है, तो ये पूरा जोन है इसका, है ना। इस जोन पे जो है आपका मैक्सिमम कर्वेचर है। सिमिलरली इस जोन पे आपका मैक्सिमम कर्वेचर है। तो ये जो जोन है इसको बोलते हैं हिंज जोन, ओके, या हिंज बोलते हैं, हिंज ऑफ द फोल्ड। अब इन दोनों हिंज के बीच में का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं लिम्ब बोलते हैं। यू गॉट द पॉइंट कि हिंज क्या है हमारा, जो मैक्सिमम कर्वेचर एरिया होता है वो हिंज होता है। वो तो एंटीक्लाइन पे भी होगा और सिंक्लाइन पे भी होगा, और इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, उसको हम बोलेंगे लिम्ब बोलेंगे। तो यहाँ से हमारा हिंज क्लियर हो गया कि मैक्सिमम कर्वेचर वाला पॉइंट होगा। अब आते हैं हम इस डायग्राम की तरफ। अब आप यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में ये भी एक फोल्ड है। अब यहाँ पे क्या है, एक एक्सियल प्लेन हमने ड्रॉ किया है। अब एक्सियल प्लेन क्या होता है ना, कि यहाँ पे देखो, जब ये जो लिम्ब है, ये कर्वेचर है, ये कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। ये जो हमारा है, तो ये कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। तो एक्सियल प्लेन क्या करता है, वो एक प्लेन होता है, इमेजिनरी प्लेन होता है, जो कि इस लिम्ब से भी इक्वी डिस्टेंस होता है, इस लिम्ब से भी इक्वी डिस्टेंस होता है, और सेम एंगल बनाता है। क्या होता है कि एक दोनों का डिस्टेंस सेम होता है और एंगल भी दोनों लिम्ब से सेम बनाता है। तो फिर वो जो प्लेन, इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ होता है, ऑल आर ही इमेजिनरी प्लेन। तो ये जो इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ होता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल प्लेन। तो देखा हमने, हिंज जो है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हिंज जो है मैक्सिमम कर्वेचर वाले एरिया को बताता है, जबकि एक्सियल प्लेन क्या है, ये बाइसेक्ट करता है उस हिंज जोन पे बने हुए एंगल को, जो कि इक्वी डिस्टेंस होता है दोनों ही लिम्ब से और सेम एंगल बनाता है दोनों ही लिम्ब पे। तो उस प्लेन को बोलते हैं एक्सियल प्लेन बोलते हैं। फिर क्या होता है, जब ये एक्सियल प्लेन जो है हमारे हिंज जोन वाले प्लेन पे जहाँ भी कट करता है, फिर वहाँ पे जो लाइन बनाता है वो, देखो ये अपना हमारा हिंज जोन है। अब ये एक्सियल प्लेन इसको जहाँ भी कट करेगा ना, ये जो लाइन क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ द फोल्ड। समझ गया आप? तो यहाँ से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक्सियल प्लेन क्या है और एक्सिस ऑफ द फोल्ड क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। अब इस डायग्राम पे आते हैं। इसमें तो आप डिफरेंट डिफरेंट फोल्ड लेयर बने हुए हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका जो कर्वेचर है हर फोल्ड में डिफरेंट है। अब यहाँ से क्या होगा, हर किसी का अपना एक मैक्सिमम कर्वेचर पॉइंट होगा। यहाँ से जो है कर्वेचर क्या हो रहा है, स्टार्ट होना शुरू हो रहा है दोनों तरफ अलग डायरेक्शन में इस पॉइंट से, ठीक है। जब हम इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे सारे फोल्ड का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सियल सरफेस बोलेंगे। जब क्या होगा, जब हम डिफरेंट सक्सेसिव लेयर के हिंज पॉइंट को हम कनेक्ट करते हुए जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सियल सरफेस। और सिमिलरली जब हम दो सक्सेसिव लेयर के हिंज पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हिंज लाइन बोलेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया हिंज क्या होता है, हिंज लाइन क्या होता है, एक्सियल क्या होता है, एक्सियल प्लेन क्या होता है, और एक्सिस क्या होता है। अब एक और टर्म है, देखो आप, ये फोल्ड है। अब क्या है, ये इस तरफ की तरफ झुका हुआ है ना।
तो ये क्या बना रहा है, एक वर्टिकल प्लेन है और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्लंज। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। तो हमने देखा कि प्लंज क्या है और एक्सियल प्लेन क्या है। तो अब आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा, फ्लूटी डायग्राम पढ़ा होगा, तो उसको हम देखते हैं कि क्या होता है वो। अभी आप देखो, इसमें भी अगेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एंड वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होता है, डिप ऑफ द एक्सियल सरफेस, एंड वर्टिकल पे क्या है, प्लंज ऑफ द हिंज लाइन। तो अभी देखो, जब ये नॉर्मल सी बात है कि ये इसका ऑरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। ना यहाँ पे डिप ऑफ द एक्सियल सरफेस होगा, ना पे यहाँ पे प्लंज होगा। तो अब देखो क्या है कि, लेकिन हम अगर क्वेश्चन को डायरेक्ट देखें तो इसमें क्या है, हमारा प्लंज भी इन्वॉल्व है और डिप ऑफ द एक्सियल प्लेन भी इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब जो इस एक्सिस पे है और जो इस एक्सिस पे है वो तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो सबसे पहले हम उसको क्रॉस कट कर देते हैं, जो भी इस एक्सिस पे। अब देखो, अपराइट फोल्ड है, रिकम्बेंट फोल्ड है, वर्टिकल फोल्ड है, हॉरिजॉन्टल फोल्ड है। तो यहाँ से देखो, ओवरटर्न फोल्ड ऑप्शन में नहीं है, ओवरटर्न फोल्ड ऑप्शन में नहीं है, अभी रहने देते हैं। रिक्लाइन पे हमने बात नहीं की, रहने देते हैं। तो रिकम्बेंट फोल्ड नहीं हो सकता, अपराइट फोल्ड नहीं हो सकता। अब बच गया हमारे पास दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में अगर और डिटेल में देखो तो किस किस फोल्ड में जो है हमारा दोनों इन्वॉल्व है, प्लंज भी इन्वॉल्व है और डिप ऑफ द एक्सियल सरफेस भी इन्वॉल्व है। तो इन दोनों फोल्ड में है, इसमें भी है और इसमें भी है। इस फोल्ड का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या होगा, ये इंक्लाइन भी है और प्लंज भी है इसमें, तो इंक्लाइन प्लंजिंग फोल्ड बोल सकते हैं इसको। और इसका क्या नाम है, रिक्लाइन फोल्ड है। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। चलो, हमने मान लिया कि ये हो सकता है, लेकिन अब ये ओवरटर्न फोल्ड क्या होता है, क्या वो हो सकता है हमारा आंसर? तो देखते हैं अभी। अभी देखो, ये अब ओवरटर्न फोल्ड क्या होता है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि जो रिकम्बेंट फोल्ड है ना, वो टाइप है ओवरटर्न फोल्ड का। इसमें क्या होता है, एक लिम्ब जो है हमारा इन्वर्टेड हो जाता है। ये वाला लिम्ब इसमें देखोगे आप तो इन्वर्टेड हो जाएगा। अब देखो, इस लिम्ब का डिप का डायरेक्शन ये है और इसका ये है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं डिप। जब यही क्या होता है, और ये जब एक्सियल प्लेन जो है इसका टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल आएगा, जब ये इस तरह का बनाएगा तो ये रिकम्बेंट बन जाता है। इसमें भी एक लिम्ब ओवरटर्न ही होता है, तो इसलिए इसको भी ओवरटर्न फोल्ड बोलते हैं, क्योंकि इसका एक लिम्ब जो है इन्वर्टेड होता है। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है, इसका एक्सियल सरफेस जो है वो नियर बाय हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इसलिए रिकम्बेंट फोल्ड है। तो यहाँ से जब हमें पता होगा कि ये ओवरटर्न फोल्ड है, जो है रिकम्बेंट फोल्ड, दोनों एक ही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो गया। तो श्योर शॉर्ट हमारा आंसर हो गया रिक्लाइन फोल्ड। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में हम कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो अब इंडिविजुअली भी कुछ डायग्राम है, आप उससे भी देख सकते हो। सिंपल देखो, दोनों पे कहाँ, ये भी हमने देखा, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेकिन हम जितने डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे स्ट्रक्चर जियोलॉजी में, उतना आपका अच्छा होगा। तो अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो साथ साथ। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये मैच करने वाला टेबल है, बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ करूँगा। और थोड़ा सा मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि देखो, अब इसमें क्या है कि वॉल्केनिक इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं कि प्लूटोनिक रॉक है। सबसे पहली बात, ये क्या है, प्लूटोनिक रॉक है आपका, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। और ये क्या है, वॉल्केनिक रॉक है। तो अब इसको मैच करना है। अभी देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। मान लिया कि हमें कुछ नहीं पता, बेसिक चीज़ें पता है। तो अभी देखो क्या होता है, जो ग्रेनाइट, ग्रेनोडायराइट, डायराइट की तरफ आओगे, जैसे इस तरफ आप जाओगे तो क्या हो रहा है कि आप फेल्सिक से मैफिक की तरफ जा रहे हो। तो फेल्सिक से मैफिक की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा क्वार्ट्ज का कंटेंट, SiO2 का कंटेंट डिक्रीज करता है, और सिमिलरली FeMg का जो कंटेंट होता है वो इंक्रीज होता है। अब देखो, इसमें एक स्पेशल टाइप का फोल्ड है, ये साइनाइड। उसमें मैंने नहीं बोला क्योंकि ये साइनाइड इन सबसे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये क्वार्ट्ज डिफिशियंट रॉक होता है। आप मेरी बात को सुनेंगे, साइनाइड जो होता है क्वार्ट्ज डिफिशियंट रॉक है, मतलब कि क्वार्ट्ज इसमें नहीं होता है, या किसी किसी सैंपल में लेस देन 5% होता है। ये याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, कुछ सैंपल में जो है लेस देन 5% है। तो ये क्या है, स्पेशल रॉक है। इस अगर ग्रुप में बात करें तो इसको बोलते हैं फेल्सपथाइड बोलते हैं, क्योंकि ये क्वार्ट्ज डिफिशियंट होता है और बाकी में सब में क्वार्ट्ज अबंडेंट होता है। तो यहाँ से ये अलग हो गया। आप अगर इस तरह पता होगा, अभी देखो, अभी क्या लग रहा है, देखते ही ऑप्शन लगेगा हमें, अरे ये तो थोड़ा सबसे अलग डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है, जो लिंक से हटके होता है, उसका तो सबसे पहले याद होना चाहिए हमें। तो साइनाइड का ट्रैकाइट होता है, ये सबसे पहले पता है। अब देखो, ये ग्रेनाइट है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है,
कि ग्रेनाइट का जो है रायलाइट होता है। ओके, अब बच गए हमारे दो ऑप्शन। बहुत ही बेसिक है, ये सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब चलो, जब ऑप्शन दिए होते हैं हमारे पास तो बहुत आसान होता है हमारे लिए। अब साइनाइड का लगा दिया हमने, ट्रैकाइड, ये श्योर शॉट पता है हमें और याद है हमें, तो एस का हो गया 2। अब देखो एस का 2 बस एक ही ऑप्शन में है। अब हम कंफर्म करने के लिए चलते हैं अगले ऑप्शन में। और क्या है हमारे पास, हमें ग्रेनाइट का पता था, रायलाइट पता था, तो पी का है 3, पी का 3 दोनों में है। तो इतना तो कंफर्म हो गए हम कि ये दोनों नहीं होने वाला है। तो अब कंफ्यूजन कहाँ पे है, देखो क्यू में और आर का भी दोनों का सेम दिया हुआ है, R4। आर हमारा डायराइट हो गया, हमारा एंडेसाइड हो गया। अब हमें करना है क्यू डिसाइड करना है। तो क्यू जब और एस में था तो ऑलरेडी हमें अगर साइनाइड का पता हो ही होगा तो ऑलरेडी क्यू का डिसाइडेड है। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये टेबल सबको वॉल्केनिक इक्विवेलेंट किसका प्लूटोनिक का होता है वो याद होना चाहिए। एक और बात है कि लोग यही भूल जाते हैं कि यहाँ तो लिखा हुआ है वॉल्केनिक कौन सा है और प्लूटोनिक कौन सा हुआ है। अब सिंपल रॉक का नाम कितनों से पूछ दिया जाए कि ग्रेनोडायराइट कौन से होते हैं, वॉल्केनिक है या फिर प्लूटोनिक है, तो उसी में कंफ्यूज कर जाते हैं। अभी देखो, जब ये ग्रेनाइट से स्टार्ट होता है ना जो वाला सीक्वेंस, आपको ये सीक्वेंस याद ही होना चाहिए। ग्रेनाइट होता है, फिर देखो ग्रेनाइट से ही आगे बढ़ा ग्रेनोडायोराइट होता है, फिर डायोराइट होता है। अभी देखो यही सीक्वेंस, देखो ये डायराइट ही है, ग्रेनाइट के बाद अब डायराइट ही है, तो इसी में ग्रेनो लग गया तो ये इंटरमीडिएट वाला हो गया। अब देखो जब जी इन्वॉल्व है ना, अभी देखो इसमें ये वाला सीक्वेंस में जी है तो ये मतलब ग्राउंड के नीचे होगा। जी से ग्राउंड याद रखना, ग्राउंड के नीचे होगा, तो ग्राउंड के नीचे है तो प्लूटोनिक रॉक है। और इसका इक्विवेलेंट बाकी वाला सीक्वेंस ऑलरेडी वॉल्केनिक हो जाएगा फिर। तो ये था इसको सॉल्व करने का तरीका। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये बहुत ही सिंपल है, जिसको डेफिनेशन पता होगा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का वो सीधा इसका आंसर लगा सकता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें नहीं पता। तो अभी देखते हैं कि कुछ फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, आपको भी नहीं पता होगा, जिनको ये डेफिनेशन पता है तो आप ध्यान से सुनेंगे मुझे। अब ये ब्लॉक है, कोई भी आउटक्रॉप है, उसमें फॉल्ट हुआ। फॉल्ट होने की वजह से क्या हुआ, मूवमेंट देखो आप इसका क्या है कि ये ब्लॉक नीचे आ गया। तो अब देखो इसमें ये इसको बोलते हैं फुटवॉल और हैंगिंग वॉल। तो हम डिसाइड कैसे करते हैं कि फुटवॉल कौन सा है और हैंगिंग वॉल कौन सा है। अभी देखो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर ये सर प्लेन है हमारा, ये फॉल्ट प्लेन है हमारा, तो ये जिस तरफ झुका होगा ना, वो जो ब्लॉक जिस पे होगा, जिस पे बना होगा, वो उसका हमेशा फुटबॉल होगा, वो हमेशा उसका फुटबॉल होगा। समझ रहे हो आप, मैं एक बार दोबारा देखो, जिस पे ये झुका होगा, सिंपल सा लैंग्वेज में समझो कि जो फॉल्ट प्लेन जिस तरफ झुका होगा वो वाला जो ब्लॉक होगा वो हमेशा फुटबॉल होगा। तो इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, हैंगिंग वॉल हो जाएगा। तो इसी तरह, तो अब देखिए नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, जब हैंगिंग वॉल डिप करता है डाउनवर्ड्स। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, जब हैंगिंग वॉल डाउनवर्ड डिप करता है रिलेटेड टू द फुटबॉल, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। अब यही सेम ब्लॉक है, अब इसमें मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो हैंगिंग वॉल क्या है, वो हो गया हमारा ऊपर की तरफ चला गया, अपवर्ड मूवमेंट हो गया, तो ये रिवर्स फॉल्ट हो गया हमारा। तो अब यहाँ भी देखिए कि हमने फुटबॉल कैसे डिसाइड किया, ये इस पे बेस्ड है, इस पे झुका हुआ है ये फॉल्ट प्लेन, तो ये हमारा फुटबॉल हो गया, ये हैंगिंग वॉल हो गया। ये सिंपल सा ट्रिक है कहीं भी आपको पता करने का कि कौन सा फुटबॉल है और कौन सा हैंगिंग वॉल है। आप कोई भी डायग्राम जाके देखो, आप उसमें ऑब्जर्व करना, तो ये ट्रिक आपको हर जगह काम करेगा और ये ट्रू है। अब ये देखिए, अब है हमारा, तो नॉर्मल फॉल्ट देख लिया, रिवर्स फॉल्ट देख लिया, अब थ्रस्ट फॉल्ट क्या होता है। थ्रस्ट फॉल्ट इज अ टाइप ऑफ अ रिवर्स फॉल्ट, है ना। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, नॉर्मल फॉल्ट, नॉर्मल रिवर्स फॉल्ट होता है, फिर थ्रस्ट फॉल्ट होता है, फिर एक आता है ओवर थ्रस्ट आता है, ओवर थ्रस्ट फॉल्ट आता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, एंगल, एंगल का डिफरेंस होता है। जब नॉर्मल रिवर्स क्या होगा, जब ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा ना, तो उसको हम नॉर्मल रिवर्स फॉल्ट बोलेंगे। और जब थ्रस्ट फॉल्ट क्या होता है कि लेस देन 45 डिग्री होता है बट ग्रेटर देन 10 डिग्री। अब 10 डिग्री से भी जब कम होगा ना, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओवर थ्रस्ट फॉल्ट। जो नैपे वगैरह होता है ना, जिसमें कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस, जो लार्जर हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है ना, ये ओवर थ्रस्ट ही होते हैं। तो ये यहाँ से हो गया ओवर थ्रस्ट। तो इसमें भी मूवमेंट क्या होगी, वर्टिकल मूवमेंट हो गई,
नॉर्मल फॉल्ट में भी वर्टिकल मूवमेंट होगी, तो इन तीनों में वर्टिकल मूवमेंट होगी। तो अब ट्रांसफर फॉल्ट में क्या होता है, अब देखो जिसको स्ट्राइक फॉल्ट का डिफिनेशन हमें पता होना चाहिए, तो स्ट्राइक फॉल्ट में क्या होता है कि मूवमेंट जो होती है हमारी फॉल्ट प्लेन के हॉरिजॉन्टल होती है ना, पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट प्लेन होता है। तो ये जैसे कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम पर फोकस करेंगे, ये हमारा फॉल्ट प्लेन है, तो इसका स्ट्राइक क्या होगा, ये स्ट्राइक होगा, ये डिप होगा। जब स्ट्राइक फॉल्ट में क्या होता है, जब मूवमेंट जो होती है ना पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट प्लेन होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक फॉल्ट। तो और ट्रांसफर फॉल्ट में भी यही होता है, मूवमेंट जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ से हो गया हमारा आंसर ट्रांसफर फॉल्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ से पूछा गया है एस्टेरोलाइट एंडोलोसाइट सिलेमेनाइट फॉर्म ड्यूरिंग प्रोग्रेसिव रीजनल मेटामॉर्फिज्म ऑफ पेरेंट रॉक क्या होता है, ये पूछा गया है। अभी देखो हम देखेंगे अलग अलग कि एरेनेशियस रॉक क्या होता है। अभी देखो जिसको पता है, ये सिंपल सा है, इतना तो पता होना चाहिए ना, रॉक के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम आंसर कर पाएंगे। जो देखो एस्टेरोलाइट में कंफ्यूज कर सकते हैं लोग, लेकिन एंडोलोसाइट सिलिमेनाइट में क्या है, ये एल्यूमिनो सिलिकेट रॉक है। क्या है ये, Al2SiO5 के ग्रुप में है। इसके अलावा एक और क्या होता है इसमें, काइनाइट जो होता है वो भी यही होता है, काइनाइट भी इसी ग्रुप का रॉक है, AKS, एंडोलोसाइट काइनाइट सिलिमेनाइट। तो ये जो है आपको एल्यूमिनो सिलिकेट रॉक है। तो अब यहाँ से देखो, और स्टेरोलाइट भी जो है वो भी एल्यूमिनो सिलिकेट है, बट इसमें Fe इन्वॉल्व होता है। तो अभी देखो यहाँ से हम फॉर्मूला देखते हैं क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल सा है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईजी है याद करना। एल्यूमिनो सिलिकेट ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसी में काइनाइट होता है, Al2SiO5 ये होता है, और एस्ट्रोलाइट का होता है Fe2Al9O6SiO4 का हॉल 4 OHO2। अब यहाँ देखो कॉमन मिनरल क्या है इसमें, Al और Al और Si कॉमन है सब में, यहाँ भी Al है, यहाँ भी Si है, वो तो है ही, है ना, ये सिलिकेट तो है ही, SiO को आप सिलिकेट मान लो, तो सिलिकेट कॉमन है और उसके साथ एल्यूमिनियम कॉमन है। तो पेरेंट रॉक भी उसका वही होगा, जिसमें कि एल्यूमिनियम रिच होगा और सिलिकेट रिच होगा। तो देखो सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे इस केस में। तो एरेनिशियस रॉक में क्या होता है, ये जो एरेनिशियस रॉक होता है वो क्वार्ज रिच रॉक होता है, तो ये ऑप्शन अपना हो सकता है। फिर देखते हैं हम सिलिशियस कार्बोनेट रॉक, कार्बोनेट के कोई कंपोनेंट है ही नहीं इसमें, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब बेसिक इग्नियस रॉक है, बेसिक इग्नियस रॉक है, तो बेसिक में क्या होगा, SiO2 का तो कंपोनेंट कम होगा, तो नहीं हो सकता, वो Si तो होता है लेकिन कम होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो बच गए ऑप्शन, एरेनिशियस एंड आर्जिलेशियस। अब देखो क्या है, Al2 का कंपोनेंट जिसमें ज़्यादा होगा, अब Al2O का कंपोजिशन जिसमें ज़्यादा होगा उसी से ये रॉक बना होगा। अब ये एरेनेशियस जो है हमारा फाइन ग्रेन रॉक होते हैं जो कि क्वार्ट्ज रिच होते हैं, और जो आर्जिलेशियस रॉक होते हैं ये भी फाइन ग्रेन रॉक होते हैं, बट ये क्ले से बना होता है ना, इसका कंपोजिशन में आप जाओगे देखोगे तो क्ले रिच रॉक होते हैं। अब क्ले में क्या होता है, अब क्ले का फॉर्मूला देखोगे तो वहाँ पे वो क्ले जो होता है Al रिच होता है, तो वहाँ से ये एल्यूमिनियम आया है, तो सीधा सा हो गया इसका आर्जिलेशियस रॉक। कितना आसान था इसको सॉल्व करना। आइए चलते हैं आगे। अब यहाँ से है, ये तो बिल्कुल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। द प्रेशर टेम्परेचर रेंज ऑफ द मेटामॉर्फिक फेसिस ग्रेनुलाइट, जियोलाइट, एम्फिबोलाइट, ग्रीन सिस्ट। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो आपको ये सबसे बेसिक डायग्राम है, ये सही नहीं है डायग्राम, लेकिन सबसे बेसिक, अगर कुछ नहीं आता तो इसको बस सीक्वेंस को याद रखने के लिए ये डायग्राम है। ये बहुत लोग अभी भी ऐसा बनाते हैं लेकिन नहीं होता। इसके बीच देखो सब ग्रीन सिस्ट है, एपिडोट है, एम्फिबोलाइट है, ग्रेनुलाइट है, तो ये सीक्वेंस है हमारा टेम्परेचर की तरफ, और ये प्रेशर किलोबार में है, और ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। तो यहाँ से ये सीक्वेंस को याद रखने के लिए डायग्राम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट सही डायग्राम नहीं है, मैं आपको मेटामॉर्फिक फेसिस के डायग्राम को कभी एक्सप्लेन जरूर करूँगा। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि सीक्वेंस हमें बस पता करना है। तो जियोलाइट होता है ग्रीन, सब ग्रीन सिस्ट, एम्फिबोलाइट, ग्रेनुलाइट। तो अब यहाँ से देख लेते हैं तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, तो हमारा क्यू सबसे होगा। ये क्या पूछ रहे हैं, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर इस कीवर्ड, अगर डिक्रीजिंग होगा तो उल्टा लगाएंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहला हमारा क्यू आ जाएगा। जियोलाइट के बाद क्या होता है, ग्रीन सिस्ट होता है, क्योंकि सब ग्रीन सिस्ट इसमें है नहीं, तो हम लगाएंगे ग्रीन सिस्ट एस वाला। फिर उसके बाद क्या होता है, एम्फीबोलाइट होता है, तो आर हो गया हमारा। उसके बाद ग्रेनुलाइट होता है, पी हो गया। अब ये सीक्वेंस देखो किस में होता है, क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी।
सिंपल आंसर इज दिस। तो ये डायग्राम को याद रखना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इतने सारे डायग्राम मैंने यहाँ पे किए, फ्लूटी डायग्राम था, अभी यहाँ मेटामॉर्फिक फेसिस का है, तो मैं एक अलग से इसके लिए हर एक डायग्राम को, जो बेसिक डायग्राम है जैसे QAPF डायग्राम हो गया जहाँ से हम वो इग्नियस वाला सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका मैं अलग अलग वीडियो बना के मैं अपने साइट पे डालूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, तो आप इंडिविजुअली जाके उस डायग्राम को भी देख सकते हो, जिसमें कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। अब जैसे मैंने बोला कि ये सही डायग्राम नहीं है, तो इसका सही डायग्राम कौन सा है उसको, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का 5 क्वेश्चन। कल 5 हमने किए थे और फिर नेक्स्ट डे हम फिर 5 और करेंगे। तो इसी तरह हम पर डे 5 क्वेश्चन डिटेल में करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और पर डे हम करेंगे सॉल्व 5 क्वेश्चन फ्रॉम IIT एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप नंबर काउंट मत करो, आप ये काउंट करो कि हमने कितने टॉपिक कवर किए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 थे, लेकिन आपने देखा कि हमने कितने सारे पॉइंट को कवर किया है यहाँ पे। सो मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह हम ये सारे क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आगे फिर हमें किसी भी एग्जाम में मिलेगा, तो हम ये श्योर करेंगे कि हम वो गलत ना करें। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।